तुम मर्द होते तो तुम्हारी बत्ती सी तोड़ के तुम्हारे नाक में डाल देता। जो भी मांगो दे देंगे, हम नहीं देंगे। मसला है तो एक ही मसला है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब दे रहे हो? वो हमारा है, इट बिलोंग्स टू अस। और नहीं दोगे सही तरीके से, हमें उंगली टेढ़ी करनी आती। क्या जौहर है पाकिस्तान की फौज का, हम देख चुके हैं। 2 टुकड़े किए थे, 93,000 कैदी। जैसे जैसे बैल बकरी डंगर ढोर मालगाड़ी में बंद करते हैं, उस तरह बंद करके 93,000 कैदी हमने अपनी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप्स में भेजे थे। यू आर द लोएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। आप उस कीड़े से भी बदतर हैं। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? आपको इतना शौक है पाकिस्तान का, आप जाइए पाकिस्तान, दफा होइए, गेट लॉस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, जिस तरह से ऋचा चड्ढा जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, उन्होंने सैनिकों का अपमान किया है, इसके बाद आपने देखा लगातार मीडिया में इसकी चर्चा है। ऋचा चड्ढा जो अभिनेत्री हैं, उनका कहना है गलवान में जो हमारे देश के सैनिक शहीद हुए हैं उनका उन्होंने अपमान किया है। उन्होंने ट्वीट किया है गलवान से हाय। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने मानी हस्ती मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरह से ऋचा चड्ढा ने सैनिकों को अपमान किया है, कैसे आप देखते हैं उसके इस बयान को? देखिए साहब, बात ऐसी है कि ऋचा चड्ढा एक अभिनेत्री हैं, है? उन्होंने कभी गोली की आवाज़ क्या गूंज नहीं सुनी। उनको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार सैनिकों के ऊपर, देश की सेना के ऊपर, उसकी बहादुरी के ऊपर किसी प्रकार का तंज कसना। और ये अपराध और भी घिनौना हो जाता है जब आप सोचते हैं कि गलवान में हमारे कोई 22-23 सैनिक शहीद हुए थे, ठीक है, प्राण उन्होंने न्यौछावर किए थे अपने देश के लिए। उनकी आज विधवाएं हैं जिनके आंसू नहीं सूखे, उनके अनाथ बच्चे हैं जो भुगत रहे हैं अपने पिता के बलिदान का असली स्वरूप, ठीक है। और आप ऐसा घिनौना तंज, ऐसा नीच मजाक, ऐसा भद्दा मजाक, देखिए साहब, ये अब सहन शक्ति के पार हो रहा है। अभी तक हम लोग चुप होके अपने देश में, एक तो देश के लिए लड़ो, मरो, जान गंवाओ, हाथ पांव बलिदान करो, आंखें जाएं, चोटें आएं, और ऊपर से 2 टके के लोग इस प्रकार का तंज करें। लेकिन सर, इसी को लेकर अगर मैं बात करूं, स्वरा भास्कर भी समर्थन में ऋचा चड्ढा की उतर आई हैं। वो कह रही हैं कि मतलब पूरी तरह समर्थन में है वो। अब साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस देश में एक नया फैशन बन गया है कि आपको इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट स्टारडॉम चाहिए, तो आप गाली गलौज करो, फौज को गाली दो। फौज क्योंकि इस देश की स्वाधीनता, शक्ति का एक प्रतीक है, एक देशभक्ति का प्रतीक है, अब उसका मजाक उड़ाओ, अब तंज कसो और इंस्टेंट स्टारडॉम आपके कदम चूमेगी। इस देश में फैशन हो गया कि आप मशहूर होना चाहते हैं, देश की सेना को गाली दीजिए, देश के सैनिकों को, जो शहीदों को गाली दीजिए, मजाक उड़ाइए, तंज कसिए, व्यंग करिए उनके ऊपर, और आप फेमस हो जाएंगे। इंस्टेंट स्टारडॉम आपको मिल जाएगी। घटिया से घटिया तरीके हैं इस देश में इस प्रकार की नीच शोहरत कमाने की। ये तो एक नया तरीका है साहब, बड़ा सस्ता तरीका है, घटिया तरीका है। फौज कुछ कर नहीं सकती, फौज का काम है आपको बचाना, वो आपको मारेगी नहीं, वो आपके साथ मार पिटाई नहीं करेगी, है? कोई जो पॉलिटिकल पार्टी के कोई कार्यकर्ता हैं, उस तरह आके आपके घर में आके आपकी मार पीट, आपके बाल खींच के आपको मारना पीटना, इस प्रकार का अनुशासित काम फौज नहीं करेगी। वो चुपचाप सहेगी, क्योंकि वो चुपचाप सहेगी तो आप सिर पे चढ़ेंगे, आप रोज गाली गलौज देंगे, नए तरीके सोचेंगे गाली देने के, बेइज्जती करने के, बेइज्जत करने के। अगर उनकी विधवाएं रो रही हैं, उनका मजाक उड़ाने में आपको बड़ा मजा आता है।
लेकिन इनको कोई सुधारने का तरीका नहीं? अगर मैं आपका एज ए आर्मी मैन कहूँ, आप तो सेना में इतने दिन काम किए, देश की इतनी बड़ी आपने सुरक्षा की, आपने अपना जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा सेना के नाम, देश के नाम समर्पित किया, तो इनका कोई ऐसा तोड़ नहीं है बॉलीवुड में? क्योंकि लगातार बहुत सारे ऐसे बयान अभी पिछले भी हमने देखे हैं। नहीं देखिए साहब, क्योंकि बॉलीवुड हमारे देश की सॉफ्ट पावर का एक बहुत भारी इंजन है। दक्षिण पूर्वी एशिया में, सेंट्रल एशिया में, मध्य पूर्व एशिया में, जहाँ भी आप जाएं, भारत के सिनेमा की वाहवाही होती है। हमारे गानों की तर्ज की वो धुनें गुनगुनाते रहते हैं। आवारा हूँ पूरे रूस को एक बारी पागल किया हुआ था इस गाने ने। और बात यह है कि ये जो सॉफ्ट पावर इंजन है जो भारत के पास एक सॉफ्ट पावर का ज़रिया है, हम देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से सबवर्ट हो चुका है। वो पूरी तरह से उसको, जो देश के हितैषी नहीं है, उन्होंने लगता है बॉलीवुड के ऊपर कब्जा कर लिया है। और बॉलीवुड का मेन काम देशभक्ति फैलाना नहीं, एक नए सेट ऑफ वैल्यूज़ इस देश के युवाओं को देने का है। क्या वैल्यूज़ देने का है? गैंग्स ऑफ वासीपुर, गुंडे, मवाली, स्मगलर, बलात्कारी, इनको हीरो बनाना। ये इस देश के हीरो हैं। परमवीर चक्र ये मजाक के पात्र हैं। हंसो इन पे, बेवकूफ़ है मर गए, बेवकूफ़ है अपने देश के लिए कुर्बान हुए। हमको देखो कितने अक्लमंद लोग हैं, हम तो देश के ऊपर हैं साहब। ये तो 2 टके का देश है, हम तो साहब देश के ऊपर हैं। हम जब चाहे देश को गाली, और देश को गाली देने का सबसे अच्छा तरीका देश के झंडे का अपमान करो, देश की सेना का अपमान करो। जो भी ऐसे कुछ तंत्र हैं जो कि इस देश की स्वाधीनता, सुरक्षा, शान बान, आपका झंडा आपका प्रतीक है। हम साहब झंडा जब फहराया जाता है खड़े नहीं होंगे, हमको तकलीफ़ होती है। राष्ट्रगीत जब चल रहा है तो हमको खड़ा होना, कैसे खड़ा करा सकते हैं आप? अरे तुम्हारी और कोई देश होता तुम्हारी टांगें तोड़ दी जाती अगर तुम खड़े नहीं होते। ठीक है साहब। सर, अभी आपने कहा कि बॉलीवुड में जो लोग हैं इनको लोग अपना हीरो मानते हैं। आजकल की जनरेशन में भी ये जो क्रेज़ आ रहा है, आप देख रहे हैं लगातार बॉलीवुड को फॉलो किया जा रहा है, बहुत सारा बाइकआउट चल रहा है, लेकिन जो आप देख रहे हैं रील्स और टिकटॉक, उसमें भी तो लोग अब उनको ही हीरो मान रहे हैं। तो कैसे उन लोग के मन में लाया जाए देश भावना, कैसे उनको अंदर उत्पन्न की? साहब देखिए, हर देश में कुछ मौलिक मूल्य होते हैं, बेसिक वैल्यूज़ होती हैं। जब हम छोटे छोटे बच्चे हैं, बॉलीवुड जाने की ज़रूरत नहीं आपको ना कोई पाठ पढ़ने, वो पाठशाला नहीं है। ठीक है साहब। आप जब स्कूल में जाते हैं आपको सिखाया जाता है कि साहब कुछ चीज़ें सेक्रेड हैं, कुछ चीज़ें पूजनीय हैं। ये मातृभूमि मेरी, ये सरजमीन जिससे मैं पैदा हुआ, जिससे मेरा बदन बना है ये मेरी माँ है। ये मेरी माँ के तुल्य है, माँ से भी बड़ी। मेरी माँ की भी माँ यहाँ, ये जन्मभूमि है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ये सब वेद वाक्य है। वेदों के समय से ये कहा जा रहा है। अथर्व वेद में राष्ट्र 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 कितनी बार उसका वर्णन हुआ है। राष्ट्र महान है, हम इस राष्ट्र की भूमि को न्यौछावर होने के लिए तत्पर हैं। ये मूल भावनाएं बच्चों को किंडरगार्टन से सिखाई जाती हैं। जापान में, वियतनाम में, किसी भी जो है सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश आप जाएं तो ये मूल्य सिखाए जाते हैं। बॉलीवुड कौन से स्कूल में पढ़े हैं मुझे समझ नहीं आया। क्या उनको ये बेसिक नहीं सिखाई गई? तो और वहाँ बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल कहते हैं सर। नहीं, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत देशभक्ति की फिल्में बना रहे हैं। अब जैसे अक्षय कुमार जी ने ही कुछ अपने देश के बचाव में, सेना के बचाव में कहा तो चिल कांव कुत्ते भेड़ियों की तरह लोग उन पे टूट पड़े। तुम कैसे देश को बचाने की बात कर सकते हो, ये है वो है फलाना है ढिमकाना। मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं बेसिक वैल्यूज़ क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप सॉफ्ट पावर के इंजन हैं। आप क्या सिखा रहे हैं देश के बच्चों को कि गुंडे बनो, मवाली बनो, गैंगस्टर बनो, गैंग्स ऑफ वासीपुर, डॉन 1, डॉन 2, डॉन 3, ये आपके फोक हीरोज़ हैं? मर्डरर, रेपिस्ट, स्मगलर, तस्करी, ड्रगी, ये हीरो है? आप क्या कर रहे हैं इस देश का? What the hell are you doing? आप ले कहाँ, किस दिशा में जा रहे हैं इस देश के बच्चों को?
इंस्टेंट फेम चाहिए, इंस्टेंट स्टारडॉम चाहिए, इनफेमी चाहिए। देश की सेना को गाली दो, देश के झंडे के ऊपर थूको, उस पे को फाड़ो, और किसी देश में आपको कैद मिले, आपको ऐसे डंडे पड़ेंगे जेल के अंदर कि आप मतलब भूल जाओगे, बैठना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बट इस देश में आप हीरो बन जाओगे। ये क्या है साहब, ये फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं, क्या लिबरल हैं, क्या लिबरल विचारधारा है। देश तो इनके लिए मट्टी से भी कम है, ये तो देश से कहीं ऊंचे हैं इनके विचार। अरे तुम अब, और मैं फौजी भाषा में गाली नहीं देना चाहता, ठीक है साहब, लेकिन यू आर द लोएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। आप उस कीड़े से भी बदतर हैं जो कम से कम इस धरती पे रेंगता। सर भाई, आपने अक्षय कुमार की बात की। अक्षय कुमार ने जिस तरह से ऋचा चड्ढा का विरोध किया, इसके बाद कांग्रेस की नेता हैं सुप्रिया श्रीनेते, उन्होंने अक्षय कुमार को ट्रोल किया कि आम कैसे खाया जाता, आम को कैसे काटा जाता। प्रधानमंत्री का इंटरव्यू जो अक्षय कुमार साहब ने लिया था उसको लेकर ट्रोल कर रही हैं, समर्थन कर रहे हैं ऋचा चड्ढा का। तो क्या देखेंगे, इस मानसिकता का क्या उपचार क्या है सर? देखिए साहब, ऋचा चड्ढा के लिए मैं एक चीज बोलूंगा, उन्होंने कम से कम माफी तो मांगी, अपना ट्वीट तो हटाया, ठीक है साहब। और मैं कहता हूं कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहलाते, ठीक है। सुबह का भूला शाम को घर वापस आए, बोले आई एम सॉरी, फौज में इट्स इनफ, तुमने सॉरी बोल दिया, डन। हम समझते हैं कि आप एक जेंटलमैन हो, आप एक शरीफ इंसान हो, अच्छे शहरी हो, आपसे गलती हो गई, किनसे गलती नहीं होती, आपने सॉरी बोल दिया, इट्स फिनिश, थैंक यू, इट्स ओवर। फौज में वो कहते हैं हैव अ ड्रिंक विद मी, आओ बैठो, कम लेट्स ड्रिंक टुगेदर। लेकिन उन्होंने सॉरी बोला जिसने कहा जी। और वहां एक और फौज, एक इकोसिस्टम खड़ा हो गया कि तूने सॉरी क्यों बोला, तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि जब देश को गाली है तो गाली होनी चाहिए। अरे तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाई अपने देश को गाली देते? तुम्हारे क्या मूल्य हैं, तुम्हारे क्या वैल्यूज हैं, तुम्हें क्या सिखाया है? ठीक है, जिस देश का खाते हो उसके साथ नमक हरामजादगी करते हो, ठीक है। सर कांग्रेस को देख रहे हैं, मैं सुप्रिया श्रीनेती की बात कर रहा था, वो भाड़ में जाए, ये पार्टी वो पार्टी, तीन पार्टी, मेरा किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, मेरा पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हम इस देश के लिए लड़े। मेरा सारा जीवन 37 साल जो सेना में रहा है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा गोलियों की बौछार के नीचे रहा। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं 1971 में कमीशन हुआ, लड़ाई के 1 महीना पहले हमने बांग्लादेश का युद्ध देखा है। मैं पंजाब में लड़ा हूँ टेररिज्म के बरखिलाफ, मैं कारगिल में लड़ा हूँ, मेरे कारगिल में 6 सैनिक शहीद हुए थे, 21 घायल हुए थे, किसी की आंख गई। मैंने युद्ध के मैदान में अपने दाएं बाएं लोगों को मरते देखा है, सैनिकों को। मैंने आखिरी बार पानी पिलाया है, मुंह गीला किया है जो मर रहे थे। मेरे लिए ये कोई थ्योरी की बात नहीं है साहब, मेरे लिए ये हकीकत है जो मैंने आंखों से देखी है। प्राण त्यागते सैनिक, उनकी विधवाओं की हालत, उनके अनाथ बच्चों को बिलखते हुए, मेरे लिए ये कोई थ्योरी नहीं। कारगिल में मैं लड़ा, उसके बाद मैं जब ब्रिगेड कमांडर था, मैं किश्तवाड़ में 2.5 साल लड़ा, सख्त से सख्त पहाड़ों में। जब मैं जनरल बना, मैं फिर लड़ाई के मैदान में गया, रजौरी पुंछ में लड़ा, जो उस वक़्त सबसे खराब इलाका माना जाता था टेररिज्म के लिहाज से, उसको सीधा करके आया। 300 से ज़्यादा टेररिस्ट हमने ज़मीन के नीचे गाड़े, 45 से ज़्यादा तो सैनिक हमने ज़मीन के नीचे गाड़े हैं पाकिस्तान के, और कोई 160 के ऊपर घायल किए लड़ाई के मैदानों में। तो मेरे लिए ये कोई थ्योरी का मामला नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई किस्से नहीं, ये असलियत है, ये हकीकत है। और इस हकीकत का जब हम मजाक उड़ते देखते हैं, किसी की मौत के ऊपर आपकी बत्ती सी बाहर आती है, तो सच मानो बत्ती सी तोड़ने का मन करता कि तोड़ के तुम मर्द होते तो तुम्हारी बत्ती सी तोड़ के तुम्हारे नाक में डाल देता। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अब खैर किसी महिला ने कहा है तो हम कुछ नहीं कह सकते सिवाय शर्म से सर झुकाने के कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं सिखाया। यू अंडरस्टैंड? और ये अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है साहब, हम तंग आ गए हैं ये सुनते सुनते।
एंड आई थिंक दिस नीड्स टू ब्लडी वेल स्टॉप। आप अपने देश के सक्के नहीं, आप किसी और के सक्के नहीं हो सकते, किसी हाल में नहीं सक्के हो सकते। जब देश जिसने आपकी, जिसकी हवा पानी, जिसकी सरजमी, जिसकी माटी ने आपको बनाया है, आप उसके सक्के नहीं हुए तो आप जाइए पाकिस्तान, आपकी रोज वाहवाही होगी, रोज वाहवाही होगी। लेकिन अगर वहां जाके आपने वहां की फौज के खिलाफ ऐसा कुछ नाटक किया ना, तो आप जिंदा नहीं रहोगे। उन्होंने जाके अफ्रीका में जाके वो जो पत्रकार था जिसने कुछ फौज के खिलाफ बोला, उसको वहां जाके मार डाला साहब। तो ये जो आपको छूट है ना गाली देने की, यहीं पे है साहब। आपको इतना शौक है पाकिस्तान का, आप जाइए पाकिस्तान, दफा होइए, गेट लॉस्ट, गो टू ब्लेजेस टुडे, कल के जाते आज जाइए। लेकिन वहां जाके पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कुछ बोल के आपने देखा तो आपके दांत तोड़ देगी वो फौज और आपको खिलाएगी चूरमा बना के। सर, पीओके की बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस समय हमारे सैनिक हों या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा कि पीओके ले लेंगे। आपकी नज़र में क्या है, क्योंकि आपका भी तो एक सपना होगा एक, क्योंकि भारत का एक टुकड़ा अभी भी पाकिस्तान के हाथ में है और पीओके से ही सारी की सारी चर्चा शुरू हुई। नहीं देखिए साहब, मैं फौज में तब आया था 1971 में, जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, ठीक है साहब। 13 दिन में मात्र हम 550 किलोमीटर पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जाके राष्ट्र की, जो उस राष्ट्र की राजधानी थी ढाका, उसके ऊपर तिरंगा झंडा फहराया था। 93,000 पाकिस्तानी कैदियों का आत्मसमर्पण अपनी इन आंखों से देखा, ठीक है साहब। तो हमने बातें नहीं करी साहब, हमने देश के लिए काम किया है, हमने देश के लिए न्यौछावर किए हैं प्राण। मेरा वो बैच है 71 का जिसने मैक्सिमम कुर्बानी दी, ठीक है साहब। हमें मत सिखाइए देशभक्ति क्या है और क्या नहीं है। और हमको बड़ी खुशी होगी कि अगर पाकिस्तान, जिसने 30 साल से टेररिज्म का मंजर लगा रखा है इस देश में, 80,000 भारतीय जो हैं सैनिक, असैनिक, सिविलियन, औरतें, बच्चे मार डाले हैं टेररिज्म के सलवार कमीज डाल के, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, तो एक सैनिक के हिसाब से, तो उनको वापस पढ़नी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये सरकार आक्रामक तेवर अब अख्तियार कर रही है। और मुझे और भी खुशी होगी जबकि हम अभी बात से दर्जे से बढ़कर ज़रा असली इनको अपनी गोली और गोलों की बात सुनाएं। मेरे को बड़ा सुकून आएगा अपने कलेजे। पीओके को लेकर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, पीओके आपके मन में है कि एक बार पीओके आएगा? क्योंकि सरकार के जो इरादे हैं वो तो दृढ़ हैं, और जो भी मोदी का विरोध करते करते लोग सेना का विरोध करने लगते हैं। तो क्या पीओके आसान है लेना अगर ऐसा समय आए? देखिए साहब, लड़ना आसान नहीं होता, उसमें मौत होती है, खून बहता है, लेकिन हमको आता है, फौज को ट्रेन किया जाता है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर साहब जो द्विवेदी साहब हैं, जनरल द्विवेदी मेरी रेजिमेंट के हैं, हमें बड़ा फ़ख्र है उनके ऊपर। नॉर्दर्न आर्मी के आर्मी कमांडर हैं। उनसे पूछा गया कि सरकार अगर आपको आदेश दे कि पीओके लो तो क्या आप ले सकते हैं? उसने कहा सरकार के आदेश का इंतज़ार है, ठीक है साहब। ये एक फौजी की तरह उसने जवाब दिया है, जो सरकार आदेश देगी। ये प्रजातंत्र है, यहाँ सेना अपनी सरकार के आदेश के अनुसार काम करती है। आप आदेश दे के देखिए, वो प्राण न्यौछावर कर देगी आपका आदेश को सर आँखों पर तामील करने के लिए। आप आदेश दीजिए, अगले दिन वो कार्रवाई होगी। कंटिंजेंसी प्लान्स हर सेना में होते हैं, हर किस्म के ऑपरेशन के लिए होते हैं, और जब आदेश सरकार से मिलता है वो अपने तन मन धन सब लुटा देंगे, लेकिन अपने देश की जो सरकार ने कहा है, जो आदेश मिले हैं, उनका पालन होगा, हर हाल में होगा। ये तो मैं कहना चाहता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये सरकार अब आक्रामक तेवर अपना रही है। पहले हमारी सरकार हमेशा, जो पहले की सरकारें थीं, हमेशा बैकफुट पे होती थी। थोड़ा धक्का और दो, हम कश्मीर दे देंगे, स्काई इज़ द लिमिट, जो भी मांगो दे देंगे। हम नहीं देंगे। गेट ब्लडी लॉस्ट, गो क्लाइंब अ गम ट्री। कोई कश्मीर का मसला नहीं है। मसला है तो एक ही मसला है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब दे रहे हो?
ये सरकार ने कहा है। क्या गलत कहा है? क्या गलत कहा है? वो हमारा है, इट बिलोंग्स टू अस। और नहीं दोगे सही तरीके से, हमें उंगली टेढ़ी करनी आती। ठीक है साहब, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, और आप सीधे तरीके से नहीं देंगे तो हम लेके छोड़ेंगे। पाकिस्तान कहता है कि ये ख्याली पुलाव है, क्या कहना चाहते हैं उनको? ख्याली पुलाव है तो 71 में भी ख्याली पुलाव थे। 71 में तुम्हारा देश मैंने अपनी आंखों से 2 टुकड़े होते देखा है। ख्याली पुलाव है। अरे बातें करनी बड़ी आती हैं, लड़ाई के मैदान में तुम्हारा क्या जौहर है पाकिस्तान की फौज का, हम देख चुके हैं। 2 टुकड़े किए थे, 93,000 कैदी, जैसे बैल, बकरी, डंगर, ढोर मालगाड़ी में बंद करते हैं, उस तरह बंद करके 93,000 कैदी हमने अपनी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप्स में भेजे थे। हैं? ख्याली पुलाव है, वो भी ख्याली पुलाव था। तुमको खिलाया और ज्यादा हिकड़ी दिखाई, फिर खिला देंगे। खिलाली तुमको ख्याली पुलाव क्या, असली बिरयानी खिलाएंगे उल्टी जगह से। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जिस तरह से ऋचा चड्ढा को लेकर पूरे देश में इस समय एक अलग तरह का विवाद है, क्योंकि उन्होंने जो सेना का अपमान किया है, सैनिक बहुत गुस्से में हैं। और हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब थे, आप अच्छे से जानते हैं सर को, उनके विचार हैं। बहरहाल जिस तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो पीओके है उसको लेने की समय चर्चा हो रही है, आगे क्या होता है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने खुद कहा है कि पीओके हम लेकर रहेंगे, या अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उन्होंने संसद भवन के अंदर कहा है कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।